जो भी कॉमन आदमी ये पॉडकास्ट देखा है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर से नहीं है, उनको बायोगैस और गोबर सुनते ही घिन मचता है थोड़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शायद बहुत सारे लोग मानते नहीं है उतना एफिशिएंट है, ये है वो है। बट जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 5 से 10 किलो का वेस्ट एक दिन में है, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ, घर का खाने का 1 सिलेंडर पर मंथ इजीली आप बचा सकते हो। एक तो ऑब्वियस कारण है कि हर आदमी गाय रख नहीं सकता। मुझे आज बायोगैस इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ एज अ नॉर्मल इंसान। वो सारे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बायोस्लरी बहुत अच्छी चीज है। बायोगैस क्यों लेना चाहिए? एक बार आपने अगर इसको इंस्टॉल कर लिया तो अगले 15 से 20 सालों तक आपको सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं। आपने जो ये सारे बात बोले, मैं एग्री तो करता हूँ कि हर आदमी गाय रख नहीं सकता, हम जो डिस्कस भी कर रहे थे। बट मानो मुझे आज बायोगैस इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आज हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर है, वो कहीं किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में या रशिया में कहीं तेल का कुआं खोद कर उसको निकाला गया होगा क्रूड ऑयल के फार्म में। उस क्रूड ऑयल को लाया गया होगा, उसको प्यूरिफाई किया गया होगा, फिर वो ट्रक में भर के वो सिलेंडर किसी एक रिमोट विलेज में जाके ट्रांसपोर्ट किया गया होगा ताकि वो एक फैमिली का खाना बन सके। किसान क्या सोचता है ना कि कंपनी लोग आते हैं, प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं, उन लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। तो भारत देश में 7 करोड़ डेयरी फार्मर्स, अगर एक फैमिली अपने घर पे लगाती है, एक साल में 6 से 10 टन ऑफ CO2 एक साल में सेव करता है। जो बिजली बेच के जितना उसका रेवेन्यू आ रहा था वो दूध के रेवेन्यू के बराबर था। किसान जो केवल लकड़ी पे खाना बना रहे हैं वो इंडिया का 12 से 15% कार्बन इमिशन इमिट कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाई, और स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट पर। हमारे आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं मिस्टर पीयूष सोहनी जी, जो कि एक कंपनी Systema.bio से हैं। दोस्तों, खेती में हमेशा खेती को अलग अलग हिस्से में सोचते हैं, लेकिन खेती में सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, चाहे वो रेगुलर फार्मिंग हो, डेयरी फार्मिंग हो। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात किया है, जो कि है बायोगैस, और कैसे डेयरी फार्मर्स बायोगैस का इस्तेमाल करके अपना काफ़ी बचत कर पा रहे हैं, काफ़ी अपने प्रॉफिट्स बढ़ा पा रहे हैं, और क्यों आपको भी शायद अपने खेती में बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ ये एपिसोड आप ध्यान से देखें। बायोगैस एक ऐसा चीज़ है जो हर डेयरी फार्मर इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपके पास 2 गाय हो, 100 गाय हो, हर किसान को इसका लाभ मिल सकता है। तो एपिसोड को ध्यान से देखें, ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर पीयूष सोहनी ऑन एग्री टॉक। आई थिंक आज के एपिसोड में काफ़ी किसानों के लिए एक नया टॉक होने वाला है। यूजुअली हम किसानों के बारे में बात करते हैं, एग्री बिजनेसेस जो स्पेसिफिकली डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनके बारे में बात करते हैं। बट आई थिंक शशि कुमार सर के साथ जब मैं बात किया, जिसके साथ आप भी काम कर रहे हैं, एक मेरा बिगेस्ट रियलाइजेशन था कि द रोल ऑफ वैल्यू चेन। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा वैल्यू चेन है, चाहे वो गाय से लेकर के मधुमक्खी हो, एवरी वन इज़ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एग्रीकल्चर। सो आप कैसे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं, आप कैसे किसानों का मदद कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीफली हमें बता सकते हैं ताकि लोग को कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि आगे हम किस पे डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं उसको बायोगैस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये इसको गोबर गैस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। गोबर गैस देसी लैंग्वेज में। बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी भारत में करीब 30-40 साल पहले आई थी। बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रमोट भी किया है रूरल एरिया में। अच्छा। बट इसको एक नए तरीके से हम लोग अब लेके आए हैं। उसमें पूरा हमने मटेरियल इनोवेशन किया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया है, और पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन पे एक बहुत अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। सो आई होप आज मैं इसके बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। बेसिक से स्टार्ट। मैं आज एक 5th ग्रेड स्टूडेंट जैसे बात करने वाला आपसे। इंडिया में हम डिस्कस कर रहे थे लंच पे भी, भारत के सबसे ज़्यादा गाय हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो बाय लॉजिक जो बायोगैस होता है वो गाय से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे इस कंट्री में कैसा है ये बायोगैस का इस्तेमाल, उससे पहले हम ये भी डिस्कस करते हैं बायोगैस होता क्या है सिंपल शब्द में। जी जी। बायोगैस एक बहुत सी सिंपल सी तकनीक होती है। तो अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर एक एनारोबिक कंडीशन में डाला जाए। एनारोबिक का मतलब होता है कि जहाँ हवा नहीं जाना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के बिना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नेचुरली गाय और भैंसों कैटल के स्टमक में रहते हैं। अच्छा। उनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। मिथेनोजेनिक। हाँ, अब मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे गाय है, वो गाय घास खाती है। तो घास को पचाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशली गाय के पेट में अवेलेबल होते हैं। जैसे हम लोग घास नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे पेट में वो बैक्टीरिया नहीं होते।
बट वो नेचुरली गाय के और जो कैटल होती हैं उनके पेट में होते हैं, उनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो उस मैटर को खाते हैं और उससे वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो नेचुरल सी बात होगी जो गाय के पेट में होती है। सिंपल। इसी चीज़ को हम बायोगैस टेक्नोलॉजी को हम आधुनिक तरीके से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हम एक क्लोज चैम्बर बनाते हैं। उस क्लोज चैम्बर के अंदर जब हम ये गाय का गोबर डालते हैं और जब उसको एनारोबिक कंडीशन मिलती है, जब उसको हवा नहीं मिलती है, तो वही बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। और वही फिर वो उस जो गाय का जो गोबर होता है उसको वो खाना चालू करते हैं और खाने के साथ साथ बायोगैस बनाते हैं। गोबर गैस बनाते हैं जिसमें मीथेन होती है, और मीथेन जो गैस होती है वो एनर्जी के तौर पर यूज़ होती है। और उसके बाद जो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होता है। जो मैं समझ रहा हूँ दोनों चीज़ होते हैं, बायोगैस भी होता है जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी होता है जी। लेकिन क्या ये बात सही है कि बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए आपको गाय होना ज़रूरी है, और क्या क्या मतलब जो कैटल होते हैं, चिकन पूप होता है, ये सारी चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं? जी, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरीके का ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। ओके। इनफैक्ट फूड वेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। आजकल तो क्रॉप्स भी यूज़ होती हैं, जैसे कॉर्न हो गया या साइलेज मटेरियल हो गया, वो सब भी यूज़ होता है। बट क्योंकि इंडिया एक ऐसा अपना जो देश है जहाँ पे ऑलरेडी फूड की इतनी स्कैरसिटी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बायोगैस बनाने के लिए। पता है इंडिया में फूड स्कैरसिटी है, लेकिन एग्रीकल्चर जो किसान भाई ये बात जानते होंगे कि इंडिया में जितना पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है जी, वो भी उतना ही हाई है। जी, किसान जो उत्पादन प्रोड्यूस कर रहा है उसके बाद ग्रीन हाउस या ओपन फील्ड से जा रहा है, बहुत सारे उसमें से आपके वेयर हाउसिंग में वेस्ट हो रहा है, लॉजिस्टिक में वेस्ट हो रहा है, तो क्या उसको भी हम मतलब बायोगैस के में इस्तेमाल कर सकते हैं? जितना भी वेस्ट अवेलेबल है, कहीं किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट, वो सारा बायोगैस बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट इसका स्केल अलग अलग होता है। जैसे जो हमारा सबसे अच्छा पहला रिकमेंडेशन होता है कि अगर कोई किसान है और उसके पास भले ही 2 गाय 3 गाय हैं या लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैटल हैं, सो वो उसी कैटल का जो वेस्ट है उससे बायोगैस प्रोड्यूस करे, और उसी बायोगैस से वो अपने घर की कुकिंग गैस वो सबसे पहले एलपीजी को रिप्लेस करे, है ना। अगर वो फायरवुड पे खाना बना रहा है तो वो फायरवुड रिप्लेस करे, है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करे, न कि एलपीजी जो अनसस्टेनेबल एनर्जी है उसका यूज़ करे। इंडिया जो हमारा देश है, और सबको पता है कि हमारा जो मेजर पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल है, हमारा क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। 70 to 80% से ज़्यादा, आई थिंक 90% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर के देशों से हमें लाना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं ज़्यादातर? मिडिल ईस्ट से आता है, रशिया से आता है आजकल तो। सो क्रूड ऑयल के फॉर्म में आता है। और आप इमेजिन करिए जो आज हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर है, वो कहीं किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में या रशिया में कहीं तेल का कुआं खोद कर उसको निकाला गया होगा क्रूड ऑयल के फॉर्म में। उस क्रूड ऑयल को लाया गया होगा, उसको प्यूरिफाई किया गया होगा किसी सेंट्रल फैसिलिटी में, फिर वो ट्रक में भर के वो सिलेंडर किसी एक रिमोट विलेज में जाके ट्रांसपोर्ट किया गया होगा ताकि वो एक फैमिली का खाना बन सके। आपको खाना ही बनाना है तो आपका नेचुरल रिसोर्स यूज़ करके उसको बायोगैस में कन्वर्ट करके वहीं की वहीं आपका कुकिंग गैस बना सकते हो। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन आपने जो ये सारे बात बोले मैं एग्री तो करता हूँ, लेकिन कोई तो कारण होगा कि अभी तक शायद इतने सारे लोग नहीं कर पाए। एक तो ऑब्वियस कारण है कि हर आदमी गाय रख नहीं सकता, हम जो डिस्कस भी कर रहे थे। बट मानो मुझे आज बायोगैस इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एज अ नॉर्मल इंसान, किसान को पे वापस आएंगे तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आजकल। घर जो किचन वेस्ट से बनने वाला बायोगैस का टेक्निक भी आती है। सो मार्केट में आप ले सकते हो वाला प्लांट, और आपके घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट बच रहा है रोज का, वही वेस्ट को आप डाल के उससे बायोगैस बना सकते हो। उस एलपीजी के सेम आउटपुट देता है? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में? वो डिपेंड करता है कि कितना ऑर्गेनिक वेस्ट एक दिन में आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बट जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास 5 से 10 किलो का वेस्ट एक दिन में है, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहा हूँ जो, है ना, तो आप अपने घर का खाने का एक सिलेंडर पर मंथ ईजिली आप बचा सकते हो। अच्छा, और आप काफ़ी किसानों से आज क्लोजली काम कर रहे हैं जी। भारत में से कितने सारे किसान ये अभी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और कितने और कर सकते हैं?
तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल की बात करूँगा। सो भारत देश में 7 करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं। 7 करोड़? 7 करोड़ जो आज डेयरी फार्मिंग करते हैं, मतलब जो अपने पास गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, कैटल रखते हैं, ठीक है। सो इनके पास सफिशेंट रिसोर्स है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अच्छा काम किया है, मैं बोलूँगा। पिछले 30 सालों में, 40 सालों में 5 मिलियन मतलब 50 लाख से ज़्यादा बायोगैस प्लांट इंस्टॉल करवाए हैं, ठीक है। बट जैसा मैंने बोला, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 7 करोड़ का पोटेंशियल है। इसकी कोई लिमिट नहीं है मेरे ख्याल से। हमें जितना जल्दी हो सके इन सारे किसानों को हमें ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि किसानों का इसमें फ़ायदा हो। उनका मंथली एलपीजी का जो खर्चा है वो बचे। अगर वो फायरवुड पे खाना बना रहे हैं तो उससे जो उनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे उनकी सेविंग हो, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोचिए, इतना सिलेंडर को बनवाना, और इतने सिलेंडर का मैं अभी पढ़ ही रहा था, करीब 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट हर साल स्पेंड करती है सिलेंडर्स पे। वो क्यों करती है? क्योंकि बाहर से क्रूड ऑयल लाना और जब उसको प्रोसेस करके यूज़र्स को देना महंगा है, और गवर्नमेंट नोज़ कि फार्मर्स आज या फैमिलीज़ उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है। तो अगर वही नेचुरल रिसोर्स यूज़ किया जाए तो 7 करोड़ फार्मर्स तो अपनी खुद की गैस बना सकते हैं। तो इससे देश का भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स का फ़ायदा हो रहा है, और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कैसे? क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी है। बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है एलपीजी की जैसी। तो एक बायोगैस प्लांट अगर एक फैमिली अपने घर पे लगाती है तो वो एक साल में 6 से 10 टन ऑफ CO2 एक साल में सेव करते हैं। वो परिवार अकेला। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बता रहे थे कि अगर इंडिया में जो आज किसान जो केवल लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, वो इंडिया का 12 से 15% कार्बन इमिशन इमिट कर रहे हैं। सो पीयूष, मानिए कि मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं काफ़ी कन्विंस्ड हूँ कि बायोगैस मुझे अपनाना चाहिए, बट मुझे ना ही कोई आइडिया ये कहाँ मिलता है, कहाँ से प्राप्त करना है, तो कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपना जर्नी एज अ किसान? जी, मैं थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं सिस्टमा बायो को रिप्रेजेंट करता हूँ। सिस्टमा बायो एक सोशल एंटरप्राइज है जो किसानों के लिए एक बहुत आधुनिक बायोगैस टेक्नोलॉजी बनाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पुणे में है, बट हमारा 22 स्टेट्स में इंडिया में हमारा कवरेज है, ऑपरेशंस हैं। सबसे बेसिक चीज़ एक जो किसान को चाहिए कि क्या उसके पास 2 से 3 गायें हैं, सबसे मिनिमम। स्टेप 1, मेरे पास 2 से 3 गायें होनी चाहिए। जी, ठीक है। एक बार अगर उसके पास गायें हैं तो क्या उसके पास करीब 5 से 7 स्क्वायर मीटर की जगह है जहाँ पे वो एक सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है। बस 5 से 7 बस। और उसके पास उसका जो घर है वो अपने जहाँ वो गाय रखता है उसके पास में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे गाय हैं वहीं रिसोर्स है और वही गैस फिर अपने किचन में यूज़ कर सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे पास 2 से 3 गाय होने चाहिए, 5 से 7 स्क्वायर मीटर का स्पेस होना चाहिए, और घर के पास अपनी गायें होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ किसान होते हैं जहाँ पे उनका घर गांव में होता है और गायें उनके खेत में होती हैं। तो वहाँ थोड़ा आइडियल नहीं रहता है, बट आइडियल इज़ कि वो पास ही रहे। और इसका मतलब ऑपरेशनली कुछ सपोर्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, मैं पिछले पॉडकास्ट में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि किसान क्या सोचता है ना, कि कंपनी लोग आते हैं, प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं, उन लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं लोग, वो आपसे सीखें सबसे पहले, और बाद में जो सपोर्ट के लिए तो आप लोग हैं ही, बट सीखें कि स्टेप्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट की इनपुट्स, जैसे आपने बोला गोबर एक इनपुट हो गया जी, और क्या क्या इनपुट किसान उसमें डाल सकता है, और उससे क्या आउटपुट निकल सकते हैं। बायोगैस एक है, लेकिन वो अगर खेती कर रहा है तो उसमें भी यूज़ कर सकता है। तो थोड़े इनपुट्स, आउटपुट्स और प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं? जी, इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। अगर जैसे हमने एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया किसी किसान के घर पे, इनपुट के लिए उसमें गोबर डालना होता है, पानी डालना होता है। इसके अलावा और कोई इनपुट नहीं लगता है। नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हैं, जैसे घर का अगर कुछ वेस्ट बचा है, खाना बच गया तो उसको आप डाल सकते हो। बट जनरली हमारे भारत में किसान अगर खाना बच गया है तो वो पहले गाय को खिलाते हैं। तो फिर ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट बचता नहीं है घर पे। जनरली हमारी रिकमेंडेशन में यही रहती है कि आप जो गाय का गोबर है वही डाल दो
है ना, उसके साथ पानी मिक्स करना होता है, तो वो पानी उसके अंदर डाल दिया, और जब एक बार अंदर चला गया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। वो बैक्टीरिया अपने ऑटोमेटिक काम करते हैं, वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिस्टम बायोगैस 24/7 जनरेट करता रहता है। वो उसमें स्टोर होती रहती है बायोगैस, है ना, करीब 2 दिन का हम उसमें स्टोरेज भी देते हैं, और उसके बाद फार्मर जब भी खाना बनाना है उसको सफिशेंट यूज़ कर सकता है। और एज एन आउटपुट जो आप पूछ रहे थे, सो आउटपुट में 2 मेन आउटपुट है। पहला हो गया बायोगैस, ठीक है, और दूसरा हो गया जब वो डाइजेस्टेड, जब वो इसने गोबर डाला बायोगैस के अंदर गया, बायोगैस प्लांट के अंदर, और उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो गया तो वो बाहर निकलता है एज अ बायोगैस की स्लरी निकलती है बायोगैस प्लांट की, और वो स्लरी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे काम में आती है। तो अगर किसान कोई सब्जी उगा रहा है या कोई भी खेती कर रहा है उसमें इस्तेमाल कर सकता है। उसमें वो स्लरी इस्तेमाल कर सकता है, और उससे जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है खेतों में उसमें भी वो कमी ला सकता है। हम उसको वो भी एक ट्रेनिंग देते हैं कि हम पहले समझते हैं कि कौन सी खेती कर रहा है, उस खेती जिस भी फसल की वो खेती कर रहा है, तो हम वो रिकमेंडेशन देते हैं कि कितनी स्लरी किस टाइम पे आपको डालनी है, और आप कितना केमिकल फर्टिलाइज़र आप कम कर सकते हो। अच्छा, तो मानो आपने कहा ये 5x7 स्क्वायर मीटर वाला आपको 2 से 3 गाय और एक छोटे घर के लिए चल जाएगा, तो मतलब अगर कितना साइज़ कितने एरिया के लिए कवर करता है वो थोड़ा अगर आप समझा देंगे कि मानो मेरे पास बड़ा फार्म है, 1 एकड़ का डेयरी फार्म है जहाँ मेरे पास 10 गाय हैं, थोड़ा खेती भी कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कितना चाहिए होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे आप करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार किसान ने हमको एक बार हमारे पास जैसे रिक्वेस्ट है या इंक्वायरी है कि उसे चाहिए, तो हमारा टेक्नीशियन पहले विजिट करता है। तो उस फार्म में पहले देखता है कि गायें कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, एनर्जी की नीड्स क्या क्या हैं, कि केवल कुकिंग के लिए चाहिए या वाटर हीटिंग के लिए चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, क्योंकि बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। अगर आते हैं हाँ, है ना, तो वो पहले एनर्जी असेसमेंट करते हैं और रिसोर्स असेसमेंट करते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा टेक्नीशियन देन रिकमेंडेशन देता है किसी भी किसान को कि आप इसकी कैपेसिटी वाइज होता है, जैसे सबसे छोटा वाला इसको बोला जाता है 2 क्यूबिक मीटर गैस पर डे। 2 क्यूबिक मीटर गैस जी, फिर 2 वाला चाहिए या 4 क्यूबिक मीटर वाला चाहिए, ये अलग अलग साइजेस अलग अलग साइजेस। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द कि कितनी गायें हैं, कितनी एनर्जी की नीड है, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दिया जाता है। और मुझे कितना, हाउ ऑफन मुझे इसमें ये गोबर डालना पड़ेगा? जनरली दिन में एक बार का रिकमेंडेशन रहता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सुबह एक बार डाल दिया और वो बस काम खत्म हो गया। और अगर मेरा एनर्जी यूज़ उतना नहीं भी है तभी मुझे वो गोबर डालना पड़ेगा? क्योंकि हम रिकमेंडेशन करते हैं कि एक बार में आपने जो आप डेली डालिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खाना डेली चाहिए रहता है, और अगर आप मिस करते हैं तो वो ओवरऑल गैस प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है। तो हर दिन मुझे जाके मैनुअली उसमें जी। और ये जो आप कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी तक जो बायोडाइजेस्टर इसको हम कहते हैं, जिसमें गोबर जाता है, वहाँ बिना ऑक्सीजन के, जो आपने बोला गाय के पेट में होता है, सेम प्रोसेस होता है, फिर आपके आउटपुट्स निकलते हैं, राइट? तो ये बायोडाइजेस्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अगर मैं किसान हूँ तो इसका इंस्टॉलेशन करना है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ मुझे ध्यान में रखना है? सो इसके इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले एक छोटा गड्ढा खोदा जाता है, क्योंकि ये करीब 2 से 3 फीट ज़मीन में इसका नीचे वाला पोर्शन रहता है, और इसका जो गैस जो स्टोरेज होती है वो ऊपर वाला पोर्शन होता है। सो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है और फिर वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। वो सब सारा काम हमारे टेक्नीशियंस जो आप करते हैं। सिस्टम कह रहे हैं ये सिंपल से एक डाइजेस्टर है कि और कुछ भी होता है इसमें? सिस्टम मतलब डाइजेस्टर है, प्लस उसके साथ फिर जब गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस पाइप दिया जाता है, पाइपलाइन बनाई जाती है। सो पाइपलाइन इंस्टॉलेशन हो गया, फिर उसके बाद स्टव कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इस पूरे, और फिर फिटिंग्स होती हैं छोटी छोटी, वॉल्स होते हैं कुछ गैस के बंद करने के चालू करने के वॉल्स। इसमें फ़िल्टर होते हैं, जैसे बायोगैस में एक स्मेल आती है, सो उस स्मेल को हटाने के लिए हमने एक फ़िल्टर डेवलप किया है, तो उसके कारण जो खाना बना रहा है उसको स्मेल नहीं आएगी। तो ये सारी सिस्टम्स हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। क्या होता है ना, जो भी कॉमन आदमी ये पॉडकास्ट देखा है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर से नहीं है, उनको बायोगैस और गोबर सुनते ही घिन मचता है थोड़ा। जैसे एग्रीकल्चर में भी हम कहते हैं इट्स गोल्ड, गोबर गोल्ड कहते हैं, क्योंकि जो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है, जी, इट्स मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट? सबसे पहले लोग को ये नोशन चेंज करना चाहिए, गाय का डंग इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल सॉर्ट ऑफ फार्मर्स, राइट? थोड़ा आते हैं फार्मिंग लेवल पे, जो एक तो हो गया मेरा बायोगैस
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, कुकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, बट जो ये फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो सही में किसान का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है? क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शायद बहुत सारे लोग मानते नहीं है उतना एफिशिएंट है, ये है वो है। जी, अब इसको मैं बोलूँगा कि वो सारे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बायोस्लरी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो उसे बाहर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट खरीदना पड़ेगा या खुद भी बनाएगा, बट वो सारी प्रोसेस एक या तो कॉस्टली होती है या फिर टाइम कंज्यूमिंग होती है। बायोस्लरी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि बहुत डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ मैन्योर है, वो गोबर का बहुत डाइजेस्टेड फॉर्म है, तो उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट इसकी तो काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है और इसके पब्लिश्ड पेपर्स भी हैं। इनफैक्ट किसी भी कृषि विकास केंद्र जहाँ भी है, अगर वहाँ से भी वो पता उसके बारे में पूछा जाए तो वो यही बताएंगे कि आप बायोस्लरी ही यूज़ करिए आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। लेकिन जो यूजुअली फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, उनमें सब स्पेसिफाइड होता है। मैं भी फर्टिलाइज़र के बारे में उतना नहीं जानता हूँ। जनरली जो अंडरस्टैंडिंग है कि रेशियोज़ होते हैं, एनपीके रेशियोज होते हैं जो 17-17-17, 17-20-17 जो भी है। बट आप जो इसमें कर रहे हैं तो आपका तो ये बाय प्रोडक्ट है, मेजर कैसे कर सकता है किसान, प्लांट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे किसान देगा, वो भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है काफ़ी लोग का। जी, सो जैसा एक स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में रिकमेंडेशन दिया जाता है कि सबसे पहले आप अपने सॉइल का टेस्टिंग कराएं, है ना। सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स आती है उसके हिसाब से आप फर्टिलाइज़र इनपुट्स दें। सो ये जो स्लरी निकलती है इसकी भी टेस्टिंग आप साथ में कराएं, तो इस स्लरी की टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि स्लरी का एनपीके लेवल क्या है। अच्छा, ओके। हाँ, एंड देन उसके हिसाब से आप अपने फील्ड पे अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। बट मानो स्लरी का नाइट्रोजन लेवल कम है, फिर उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ? मतलब क्योंकि वो तो मिक्स पूरा कम है, हाउ डू आई इंक्रीज दैट? जी, हमारा जो जनरली एक हमने अभी तक देखा है कि ये करीब 50-70% ऑफ द रिक्वायरमेंट तो ये पूरी कर देता है। अच्छा, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग में दूसरे वर्मी कंपोस्ट हो गया या दूसरी जो प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया, सो वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, बट ये एक मेजर कॉस्ट फर्टिलाइज़र की वो कम कर देगा। इनिशियल लेवल का काम आपका हो जाता है। जी, आई थिंक वही कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में शशि सर के साथ अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि वो कह रहे थे जितना आप डिपेंडेंसी बाहर के मार्केट से कम करो उतना आपका कॉस्टिंग और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। करेक्ट। एंड जो किसान, हम भी कहते हैं, हमारे साथ जो किसान जुड़ते हैं, जो पॉडकास्ट देखते हैं, कि अगर आप रख सकते हो तो कुछ गाय रखो, बिल्कुल, कोई आपको लॉस तो होगा नहीं। या तो आप दूध प्रोड्यूस करोगे, उससे आपका कैश फ्लो मैनेज होगा, बिल्कुल, या फिर आप गोबर दोगे, उसके बाद आपका मिट्टी ठीक होगा, या फिर आप मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हो। मेरा भी ये मानना है कि गाय सबके पास होना चाहिए, बट अभी भी किसान क्यों नहीं रख रहे हैं बहुत सारे? आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है, मतलब हमारा तो जितना मैंने देखा है अभी भी आप जैसे आप अगर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का डेटा देखोगे तो उनके पास अभी भी 1.7 करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं, उनकी कोऑपरेटिव्स में जुड़े हुए हैं जो। सो और आज की तारीख में भी बहुत सारे किसान डेयरी एक इंटीग्रल पार्ट रखते हैं अपनी एग्रीकल्चर का। गाय से एक अटैचमेंट भी होता है सबका। अटैचमेंट होता है, एक उससे एक रेगुलर इनकम का एक सोर्स होता है, और बहुत सारी फैमिलीज इसको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती है कि अगर उनके घर में कोई बच्चा है तो उसको गाय का दूध पिलाया जाए। सो इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में इसका, कम लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बट जो किसान अभी भी जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर में वो वापस आ रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है कि गाय रखने के लिए। जो आप ये किसानों के साथ काम कर रहे हैं वो कैसे, मतलब कैसे किसान एग्जैक्टली हैं? क्या प्रोफाइल उनका होता है? वो कैसे कन्विंस होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए? जो किसान शायद ये सुन रहे हैं, देन व्हाट, जो आप एग्जिस्टिंग किसान आपके साथ काम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल आर दे? जी, तो थोड़ा सा मैं डेटा बताऊंगा। आज हमारे करीब 80 से 90 हज़ार किसान हैं जो हमारा बायोगैस प्लांट यूज़ कर रहे हैं। क्या बात है। डेली बेसिस पे। और करीब आई वुड से 80% ऑफ द फार्मर्स जो हैं, इनमें से हमारे 80% यूज़र्स हैं, उनकी प्रोफाइल ऐसी है कि उनके पास 3 से 4 गायें हैं और उनके पास करीब 2 से 3 एकड़ लैंड है। अच्छा। क्योंकि ये भी हमारे इंडिया का एक एवरेज टाइप है,
इंडिया का जो एवरेज लैंड होल्डिंग 2 से 2.5 एकड़ का ही है, ठीक है। सो वही रिप्रेजेंट हमें भी देखने को मिलता है। और ये मेजरली, और जो बाकी 10-20% फार्मर्स हैं हमारे जो यूज़र्स हैं, वो थोड़े बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा गाय हैं, और वो फिर उस गैस से, बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये कैसे होता है, ये थोड़ा समझा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, कुकिंग तो समझ गए, फर्टिलाइज़र भी समझ गए, बट इलेक्ट्रिसिटी लाइन कैसे? बहुत वैसे सिंपल है। जैसे बायोगैस क्या है, 2 गैसों का मिक्सचर होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो मीथेन इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, आई विल से, क्योंकि जैसे जो सीएनजी गाड़ियाँ होती है, तो सीएनजी इज़ नथिंग बट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो वहाँ भी मीथेन होता है, बायोगैस में भी मीथेन है। करेक्ट। सो जब मैं थोड़ा इसको पैरेलल ड्रॉ करूँगा कि जब अगर मीथेन या सीएनजी से कार चल सकती है, तो उसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बन सकती, ठीक है। तो बहुत इजी है, बेसिकली गैस इंजन होते हैं। सो मार्केट में हम उसको सप्लाई भी करते हैं। सो उसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से फार्मर्स अपना, जैसे मिल्किंग मशीन हो गया, वाटर पम्प्स हो गए, शाफ्ट कटर्स हो गए, या जो भी फार्मिंग में जो मशीन्स चल रही हैं, वो उस इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये थोड़े बड़े वाले किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड, ज़्यादा कैपिटल होगा। जिनके पास ज़्यादा गायें हैं, ये मैं बोलूँगा। सो जिनके पास जैसे 30 गायें, 40 गायें, इससे ज़्यादा अगर किसी के पास भी गायें हैं, सो देन इट इज़ अ गुड इनफ रिसोर्स, या जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मात्रा में पैदा हो सकती है ना। जैसे अगर हम एक छोटा जनरेटर भी लगाएं 5 kVA का या 7 kVA का, तो वो आराम से 5 या 6 घंटे चल सकता है। समझ गया। कितना, मतलब आप कह रहे हैं अगर मेरे पास मानो 30 गाय है और मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कितना कवरेज हो सकता है टोटल? सो इसका एक थंब रूल हम ये मानते हैं कि अगर आपके पास 1 cubic मीटर ऑफ गैस पर डे जनरेट होता है, सो आप करीब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में उससे जनरेट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी किसान के पास करीब 30 से 40 गायें हैं, तो वो उससे करीब 15 cubic मीटर ऑफ गैस प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब 15 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है। और 15 यूनिट को मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, तो अगर किसी के पास 3 किलोवाट का है, तो वो उसको 4 से 5 घंटे चला सकता है। तो भी कॉस्ट सेविंग तो अल्टीमेटली है ना। जी। और कॉस्ट सेविंग का मैं बताऊंगा कि ज़्यादातर जो हमारे किसान हैं, वो डीजल की सेविंग मानते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज़ में आज भी इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल नहीं है। और जो डेयरी फार्मर्स होते हैं स्पेशली, उन्हें क्या करना होता है कि उनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे मिल्किंग मशीन है, उनको मिल्किंग करनी है सुबह 6 बजे, 5 बजे, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो उनका काम नहीं होता है। इसलिए वो लोग डीजल जनरेटर रखते हैं, और वही डीजल की सेविंग हो जाती है अगर आपने बायोगैस सिस्टम लगा रखा है और बायोगैस जनरेटर लगा रखा है। तो सर, मैं ज़्यादा डेयरी फार्मर से मिला नहीं हूँ, मैं वेजिटेबल फार्मर से ज़्यादा मिला हूँ। आप काफ़ी मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिले हैं। एक डेयरी किसान के अभी स्ट्रगल्स क्या हैं, डेयरी फार्मर के? क्या उन्हें पैसा का तकलीफ़ हो रहा है? रिसोर्सेज का आपने समझाया, पर उनका पेन पॉइंट क्या है आज के डेट में? इसके 2 या 3 मेजर जो हमने ऑब्जर्व करें हैं। तो सबसे पहले ये है कि ओवरऑल उनको ऐसा लगता है कि उनका इकोनॉमिक्स काम नहीं कर रहा है, जितना वो इफ़र्ट कर रहे हैं उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिकॉज जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेयरी फार्म्स का है, वो इन द फॉर्म ऑफ मिल्क सेल है। जितना वो मिल्क सेल करते हैं उतना उनका रेवेन्यू आता है। और आज भी अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडियन काउस का, भले ही वो हाइब्रिड वेराइटीज़ भी हों, उनका मिल्क प्रोडक्शन पर डे बहुत कम है, मिल्क प्रोडक्टिविटी कम है। सो मिल्क प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण रेवेन्यू कम होता है। देन सेकेंड इज़ द इनपुट कॉस्ट। अगर इनपुट कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादा मिल्क बढ़ाने के लिए उन्हें कैटल फीड फिर देना पड़ता है, और फिर वो कैटल फीड भी एक्सपेंसिव होता जाता है। लेबर कॉस्ट होती है इन्वॉल्व। सो इसके कारण उनका जो रेवेन्यू होता है वो खर्चे से ज़्यादा नहीं हो पाता, या मार्जिनली ज़्यादा होता है। ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी से 2 से 3 मेन बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो एनर्जी। अगर डेयरी फार्म में जितनी उनकी एनर्जी लग रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे हमारे किसान भाई हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, और वो दूध लेते हैं
तो पहले तो सीधा दूध वो सेल कर दिया करते थे, पर जब से उन्हें बायोगैस मिला है, बायोगैस सिस्टम मिला है, इसी बायोगैस से वो दूध का पहले वो मावा बनाते हैं और दूध के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जहाँ गैस की रिक्वायरमेंट है, कुकिंग गैस की। समझ गया। तो बेचते कैसे हैं? उनकी तो वही फिर वो अपने लोकल एरिया में वो सेल करते हैं उसको। बट जैसे अगर मावा बनाने वाला जो काम होता है वो एलपीजी पे होता है मार्केट में। ऑन दी अदर हैंड इन्हें तो गैस फ्री मिल रही है ना, एक बार इन्होंने सिस्टम लगा दिया तो। सो इस तरह के एडवांटेज होते हैं कि आपकी एनर्जी कॉस्ट कम हो गई सबसे पहले, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग या इलेक्ट्रिसिटी, ये कम हुई। एंड सेकेंड इज जो इसकी स्लरी है, इस स्लरी को आपने फॉडर में डाला, जो हमने डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जी नहीं तो जो फॉडर इसको ग्रो, जो गायों को खिलाने के लिए लगता है, चारा लगता है ना, तो वो चारा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। सो वहाँ आपकी कॉस्ट कम होगी, केमिकल फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम होगी एंड यील्ड भी बढ़ी आपकी। चारा में यूजुअली केमिकल, मुझे आइडिया नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर लगता है ज़्यादा। मतलब लोग अगर उसको ग्रो करना है, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो जल्दी करना है तो लोग डालते हैं। बट अगर आपके पास बायोगैस की स्लरी है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। समझ गया सर। जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो गवर्नमेंट आज के डेट में इसको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, गवर्नमेंट का अभी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम में अप्रूव करी है। सो कोई भी किसान हमारा प्रोडक्ट, हमारा बायोगैस सिस्टम खरीदता है, लगाता है, तो करीब 14,000 रुपये, 14,300 के आसपास है, 14,000 रुपये की सब्सिडी सीधे फार्मर के बैंक अकाउंट में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? जो सबसे छोटा वाला है करीब 30 से 35,000 के आसपास का कॉस्ट होता है इसका। और इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी, इसके अलावा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इसमें सब्सिडी रहती है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसान देने को रेडी है 30-35,000? वही एक चैलेंज है। मतलब अगर आज हम देखें तो आज भी बहुत सारे किसान हैं जो इसको अडॉप्ट करने से अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इनिशियल। तो इसके लिए हम कभी कभी उसको फाइनेंसिंग के थ्रू इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम ट्राई करते हैं। जो आपका एक कॉस्ट होता है वो 35-40,000 रुपीज़ होता है, शायद बहुत किसानों के लिए महंगा है। हम भी मतलब कई किसान से इंटरेक्ट करते हैं, बेसिक स्पेंड करने में उनका हमेशा हेजिटेशन होता है थोड़ा, राइट? तो क्या आप या क्या गवर्नमेंट या कोई बॉडीज़ इनको वो फाइनेंसिंग या लोन्स में मदद कर रहे हैं? जी, तो किसानों के लिए इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने 2 तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका तो मैंने बताया कि जो हम गवर्नमेंट की सब्सिडी के थ्रू जो अभी प्रोग्राम है उसके थ्रू फार्मर्स को बेनिफिट दे रहे हैं। सो अगर कोई भी किसान इसको बायोगैस प्लांट लेता है तो सीधा गवर्नमेंट से 14 से 17,000, 20,000 तक का मैं बोलूँगा, इतना सब्सिडी मिलता है डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। तो वो करीब रफली 50% कॉस्ट फार्मर की वहाँ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका थोड़ा सा नया है। ये तरीका ये है कि कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है मैं समझाता हूँ कि 1 टन ऑफ CO2 अगर कोई सेव करता है तो उससे 1 कार्बन क्रेडिट मिल सकता है। मानो मैं किसान हूँ जी, मैं कुछ भी करके CO2 का 1 टन अगर आपने सेव किया तो वो 1 कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, सो अगर कोई भी किसान जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बायोगैस प्लांट लगाता है तो वो 1 साल में 6 से 10 टन ऑफ CO2 बचा सकता है। 6 से 10 टन? हाँ, है ना। वो डिपेंड करता है कितनी गायें हैं, क्या उसका फैमिली, कितना गैस यूजेज होता है। ठीक है, बट और ये कैसे होता है, जैसे अगर कोई किसान बायोगैस यूज़ कर रहा है इसका मतलब है कि वो LPG नहीं जला रहा है, वो फायरवुड नहीं जला रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन भी कम हो रहा है, जंगल कटना हमारे कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो मीथेन इमिट हो जाती है इन्वायरमेंट में, वो मीथेन इमिट होना बच गई क्योंकि अब वही गोबर है वो बायोगैस के अंदर चला गया है। ठीक है, और उससे आपने खाना बना लिया, तो आपने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया और आपने LPG को यूज़ नहीं किया, इसलिए आपका 1 साल में 6 से 10 टन ऑफ CO2 आपने सेव किया। और क्योंकि ये किसान हमारे लिए, पर्यावरण के लिए इसका बेनिफिट कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसको कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। अच्छा, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई किसान हमारे प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर रहा है तो हम ये कार्बन क्रेडिट्स कंपनीज को ऑफर करते हैं जिनके कार्बन एमिशंस ज़्यादा हैं। अच्छा, मानो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करता हूँ, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आपकी कोई बड़ी कंपनी है और आपके कार्बन एमिशंस ज़्यादा हैं
और आपने ये डिक्लेयर किया कि नहीं, मुझे पृथ्वी के लिए अच्छा काम करना है, मुझे कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है। तो अगर आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है और आप जो अपने इफर्ट से कम कर सकते हैं वो आपने कम किए, जो आपके इफर्ट से कम नहीं हो सकते उनको रेसिडुअल इमिशंस बोलते हैं। और वो रेसिडुअल इमिशंस के लिए हम फिर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे फार्मर्स को ये बायोगैस प्लांट लेने के लिए मदद करें और उसके जो पर्यावरण का बेनिफिट फार्मर्स जो करेंगे वो बेनिफिट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम कर सकते हो। समझ गया। तो इसमें पर्यावरण का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ओवरऑल पर्यावरण का फ़ायदा हुआ, किसान का भी फ़ायदा हुआ, किसान को ये प्रोडक्ट कम कीमत में मिल गया, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको भी फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है यहाँ पे, बट साथ साथ एलपीजी को भी बहुत सब्सिडी और सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मैं एक किसान हूँ और मुझे फ्री में एलपीजी सिलेंडर्स गवर्नमेंट दे रही है, चाहे मेरे पास गाय हो या ना हो, मैं क्यों बायोगैस लगाऊंगा? ये एक वैलिड क्वेश्चन है जी। शायद इसका आंसर आपके पास हो ना हो, सब लोग खोज रहे हैं। नहीं, मतलब मैं इसमें पहले मैं प्रशंसा करना चाहूँगा गवर्नमेंट की, कि जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है उज्ज्वला स्कीम का। उज्ज्वला स्कीम में क्या किया है कि कनेक्शन फ्री कर दिए गए हैं। किसी को भी एलपीजी चाहिए, कनेक्शन फ्री है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सिलेंडर लिया तो एक सब्सिडी अमाउंट भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से अभी 600 रुपये या 650 रुपये का सिलेंडर उनको मिल रहा है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट शायद 1100 या 1200 रुपये है। तो ऑलमोस्ट 50% आप समझ लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है सिलेंडर के लिए। और आई थिंक द डेटा से इसकी कुछ 50 लाख कनेक्शन दिए गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी फायरवुड पे खाना बनाते थे, तो उसको एलपीजी जो बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, क्लीन कुकिंग, वो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। बट जो चैलेंज ये है कि फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पेशली इन रूरल एरियाज, वो सिलेंडर का रिफिल का कॉस्ट नहीं बेयर कर पाते। आपको कनेक्शन तो फ्री मिल गया, मिलता है पहला वाले में, फर्स्ट वाले में मिल गया, कनेक्शन फ्री मिल गया, सिलेंडर भी वो देते हैं एक बार का, स्टोव भी मिल गया। सो वो फर्स्ट थिंग इज आपको एक तरीके से फ्री हो गई। पर आपको रिफिल तो कराना है हर महीने, और वो रिफिल 600-650 रुपये पर मंथ जो आपकी कॉस्ट है, वो अभी भी बहुत सारे किसानों को लगता है या फैमिलीज़ को लगता है कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो। और मेरा जितना पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, वो क्या करते हैं कि सिलेंडर रखा हुआ है, और अगर कोई गेस्ट आते हैं, कुछ अर्जेंट में कुछ कुकिंग करनी है, तो ही उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं। सो अफोर्डेबिलिटी की बात है। और ऑन दी अदर हैंड बायोगैस क्यों लेना चाहिए, वो हमारा रिकमेंडेशन यही है कि एक बार आपने अगर इसको इंस्टॉल कर लिया तो अगले 15 से 20 सालों तक आपको सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सर, आप थ्रेटेंड फील करते हैं कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सस्टेनेबल में काम कर रहे हैं, बट तभी भी मुझे लगता है कि सारे कंपनी और सारे किसान भी थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि जो आज हमारा सॉइल का हाल है, बैंगलोर में कुछ महीने पहले पानी नहीं था, राइट, मानो कल मिट्टी पूरा ख़राब हो गया, तब किसान क्या कर सकता है अदर देन वो ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से फ्यूचर अभी जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, जिस तरीके से सर, ग्रीन हाउस गैस समझा सकते हैं किसान के लिए सिंपल वर्ड्स में? जी, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। CO2, कार्बन CO2, डाइऑक्साइड। जी। जैसे जो ग्रीन हाउस गैस, जो मेन ग्रीन हाउस गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट इसके अलावा मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। लेकिन मीथेन तो हम बायोडाइजेस्टर से भी निकाल रहे थे ना। वो आप निकाल के उसकी आप कुकिंग करते हैं उसको, अगर आप एनवायरनमेंट में नहीं हाँ, उसको अगर सीधा इन्वायरमेंट में, अगर जैसे जैसे अगर किसान ने जितना गोबर निकला उसको एक ढेर बना दिया, जो ज़्यादातर किसान बनाते हैं, तो उस ढेर में एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होती है, जिसके कारण मीथेन इमिशन होता है एक्चुअली। और वो मीथेन पर्यावरण में जाती है, और ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से मेरे ख्याल से 20 से 28 गुना ज़्यादा ख़राब होती है, डेंजर होती है। ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल के नाम पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोला जाता है। सो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। सो अभी क्या हो रहा है कि हम जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, जितनी ज़्यादा कार्स चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, तो ये सारा चलने से क्या हो रहा है कि CO2 इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। और ये CO2 एक ऐसी गैस है जो हीट को ट्रैप कर लेती है, तो इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा। सो जो सन का जो गर्मी आता है, सन का रेज आता है, वो
अगर CO2 कम रहेगा तो वो सन की गर्मी वापस चली जाएगी, बट अगर CO2 है इन्वायरमेंट में ज़्यादा तो वो उस गर्मी को रोक लेती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज की वजह इसलिए से क्लाइमेट गर्मी चेंज बढ़ हो रही रहा है, है। गर्मी बढ़ रही है। अभी हमने सुना था कि दिल्ली में भी ये टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का चला तो गया बात था। मत करो आप, हाल खराब है दिल्ली का। तो यही हाँ। एक्चुअली सारे हर जगह ये टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हर हम्म, जगह। और जब अगर टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी जो गायें हैं उनको रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, अब गायों के लिए तो आप एयर कंडीशनिंग नहीं लगा सकते ना, हम्म, है ना। आप मतलब इतना एक्सपेंसिव पूरा वो इन्वायरमेंट हो जाएगा। सो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हमारे जो किसान हैं वो भी जो क्लाइमेट चेंज है उसको होने से रोक सके। और ये जो डेयरी फार्मर्स हैं जनरली, मैं बस जानना चाहता हूँ कितना कमा पाते हैं साल में, और ये जो अगर बायोडाइजेस्टर लगा रहे हैं, हाउ मच आर दे एबल टू सेव, कितना पैसा बचा पा रहे हैं वो? सेविंग्स में बात करें तो द डे यू हैव इंस्टॉल्ड बायोगैस डाइजेस्टर, मतलब जिस दिन से आपने इसको इंस्टॉल किया है उसके करीब 15-20 दिनों में इसमें गैस तैयार हो जाती है। और उसके बाद आपका अगले महीने से मैं बोलूँगा कि 1,000 रुपये महीना बचना चालू हो जाएगा। पहले 15-20 दिन लगता है गैस तैयार हाँ, होने एक में। बार इसको जब चालू करने में, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो शुरू में वो आउटर इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हवा रहती है, और उनको फिर अचानक से जब हवा मिलना बंद हो जाती है तो फिर धीरे 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 उनकी ग्रोथ होती है। और जैसा मैंने बोला 15 से 20 दिन या 25 दिन मान लीजिए, एक बार वो एक्टिवेट हो गए, सो देन वो बायोगैस बनाना कंटिन्यू रखते हैं, जितना जैसे जैसे आप डेली डेली उसको फीड करते हैं। पहला 15 से 20 दिन जी ब्रेक दो, एंड उसके बाद जी, उसके बाद डेली रहता है, उसके बाद डेली उनको फीड करना है और डेली गैस उनकी बनती रहती है। समझ गया। सो सेविंग की बात करें तो एज अ सेट कि 600 से लेके 1,000 रुपये के बीच में आप माने पर मंथ सेविंग LPG की के फॉर्म में होती है, सबसे पहली सेविंग वो है ना। और दूसरी जो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में सेविंग है, ऑन एन एवरेज एक जो 2 एकड़ जिसके पास लैंड है वो 12 से 15 हज़ार रुपये अगर वो केमिकल फर्टिलाइज़र में स्पेंड कर रहा है, सो वो भी उसकी 50% तक कम हो सकती है। राइट सर, जो मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू देखा हूँ, अक्षय कल्पा का एग्जांपल लेके, कि 1 से 1.5 एकड़ में वो किसान थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर महीना कमा पा रहा है। रियलिटी है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, राइट। बट जो ग्राउंड लेवल पे डेयरी किसान है, बहुत सारे लोग वो एपिसोड के बाद शायद ये बात मान नहीं पा रहे थे, आपने देखा होगा एक साधारण डेयरी किसान कितना पैसा कमाता है एक साल में। महीने की कमाई मतलब मैंने जो देखी है वो 15 से 20 हज़ार रुपये है। अगर उसके पास 3 से 4 एनिमल्स हैं और उसके पास 2 एकड़ की लैंड है, तो इससे ज़्यादा अर्निंग अभी तो नहीं है। पर शायद आप जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हो उसमें ज़्यादा एनिमल्स रखना पड़ते हैं, वो एक है, तो इसके कारण उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है ओवरऑल। बट इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जैसे बायोगैस की जो स्लरी है, वो स्लरी इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो न केवल 2 एकड़, जबकि वो आपके आसपास वाले किसानों को भी आप दे सकते हो। तो वो स्लरी सेल करते हैं बहुत सारे किसान हमारे जो हैं, वो अपने एरिया में एज अ ऑर्गेनिक स्लरी सेल करते हैं, तो वहाँ से उनकी इनकम हो सकती है। और कोई तरीका है? मैं तो थोड़ा, मेरे लिए नया न्यूज़ है कि 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है किसान डेयरी फार्मिंग के थ्रू। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब हाउ कैन दिस इंक्रीज? एक तो आपने सजेशन दिया, उसके अलावा व्हाट इज़ द कोर लेवल प्रॉब्लम? जी, कोर लेवल मैं बोलूँगा सबसे पहले तो जो गायें हैं उनकी उनकी ब्रीड्स पे थोड़ा और काम होना चाहिए, ताकि पर एनिमल मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मिल्क ज़्यादा अगर गाय देना चालू करेगी, सो देन उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। अभी क्यों नहीं दे रही है लेकिन, व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न मोस्टली मेरे ख्याल से 2 या 3 रहते हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक्स रहता है। सो वो जो जेनेटिक्स जो फॉरेन की काउज में रहता है, वो वाला जेनेटिक्स नहीं है अभी। सो ब्रीड लेवल पे भी काम होना है। सेकंड, फीड पे बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आपने बाहर की अगर कोई भी गाय का या डेयरी फार्म का फ़ोटो देखा होगा, तो बड़ा ही ग्रीन सा एक एनवायरनमेंट रहता है कि गायें चल रही है, चारा खा रही है, हरा भरा और अच्छी मोटी ताजी है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो गायें जनरली
खिलाने के टाइम पे हरा चारा कम देते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं होता है, और मोस्टली वो भूसा देते हैं या ड्राई फॉडर ज़्यादा ग्रास देते हैं, फेड जो ग्रास कहते फेड हैं, रहते हैं। तो जितना ज़्यादा ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। क्वालिटी होगा। और तीसरा मैं बोलूँगा कि ओवरऑल मार्केट में भी मिल्क रेट्स बढ़ने चाहिए। अगर मिल्क जो कंपनीज प्रोक्योर कर रही हैं वो अगर मिल्क रेट थोड़े ज़्यादा दे पाएँ फार्मर्स को तो भी फार्मर्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने रेवेन्यू साइड बात कर ली, और बच गई फिर सेकंड जो है वो कॉस्ट साइड है, इनपुट साइड। इनपुट। अगर इनपुट में आपने सेविंग कर ली तो आपकी इनकम ओवरऑल बढ़ेगी। एक आप एनर्जी की तरफ सेव कर सकते हो, और सेकंड आप जैसे बताया फॉडर, आप फॉडर बाहर से ना खरीदें, आप खुद का फॉडर तैयार करें, हरा चारा खुद प्रोड्यूस करें। सर आपने, हम तो इंडिया का बात कर रहे हैं अभी, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी, मोस्ट नंबर ऑफ काउज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है। बाकी देशों में, बाकी कॉन्टिनेंट्स में क्या ये बायोगैस का सिस्टम अभी यूज़ होता है उतना? बाकी जगह पे बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है। मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे एक स्टडी टूर का मौका मिला था फ्रांस जाने के लिए, जहाँ पे मैं एक डेयरी फार्म विज़िट करके आया था। तो वहाँ जो डेयरी फार्म मैंने देखा कि करीब 100 गायें थी उस एक किसान के पास। क्या बात है। हाँ, और वो पूरा उसने उसके पास 3 से 4 लेबर्स थे जो इतना बड़ा डेयरी फार्म मैनेज कर रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मैकेनाइज थी, मशीनों के थ्रू, जैसे चारा डालने के लिए मशीनें हैं, गोबर साफ़ करने के लिए मशीनें हैं, दूध निकालने के लिए मशीनें हैं। तो काफ़ी कुछ ऑटोमेशन डेयरी फार्म्स में फॉरेन में था। और वहाँ ये देखा कि जो जैसे गोबर है वो पूरा मशीनों के थ्रू निकल जाता था, साफ़ हो जाता था, सीधा बायोगैस प्लांट में चला जाता था। बायोगैस प्लांट भी ऑटोमेटिक, जैसे बायोगैस बन जाती थी, उससे बिजली बन जाती थी, और वो बिजली ग्रिड में सेल हो जाती थी। क्या बात है। हाँ। तो वहाँ ऐसा क्या है सर, गवर्नमेंट सपोर्ट है या क्या है कि जो हमारे किसान वो नहीं कर पा रहे? गाय का ब्रीड है, मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि स्केल है, कि यहाँ पे अगर जो किसान है जो 3 से 4 गाय 5 गाय रख पा रहे हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर कोई 50 गाय 100 गाय रख पा रहा है, तो ऑफकोर्स द इनकम लेवल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। आपके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। उस रेवेन्यू का उपयोग करके आप मशीनें लगा सकते हो, आप लेबर्स मैनेज कर सकते हो, मतलब लेबर कॉस्ट मैनेज कर सकते हो। सो जैसे उस फार्मर का मुझे अभी भी याद है कि वो बता रहा था फ्रांस में कि जो बिजली बेच के जितना उसका रेवेन्यू आ रहा था, वो दूध के रेवेन्यू के बराबर था। वाह। तो आज तो यहाँ फार्मर को कोई इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस का के नहीं थ्रू। है, वो पूरा बायोगैस के थ्रू। यही मैं सुनना चाहता था सर, जी, कि कैसे बिजली भी बेचते हैं लोग बिजली और पे। रिसोर्सेज भी बेचते हैं। जी, जी। बट ये बिजली किसको बेच रहा था? वो गवर्नमेंट को, जो ग्रिड हाँ, पावर है, पावर ग्रिड पे। इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड को सेल करते हैं वो। इंडिया में कोई ऐसा करता है? इंडिया में नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। मतलब या है भी तो उतना अट्रैक्टिव गवर्नमेंट टैरिफ नहीं दे रही इलेक्ट्रिसिटी के। तो मोस्टली बायोगैस, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास हैं 50 गायें 100 गायें, इंडिया में भी हैं, पंजाब में हमने बहुत सारे यूनिट्स लगा रखे हैं। तो उससे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी अपने अपने पूरे फार्म का जितनी मशीनें होती वो सारी उसी जनरेटर से चलती हैं। सो ये चीज़ तो हो रही है अपने आप। समझ गया। आपको लगता है फ्यूचर में 5-10 साल में हम भी फ्रांस जैसा हो पाएंगे? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी डेयरी फार्मिंग में। जैसे मैंने बोला मिल्किंग मशीन्स तो अब तो बहुत वाइड स्प्रेड हो गई है। इसके अलावा जैसे गोबर साफ़ करने के लिए, फार्म को क्लीन करने के लिए बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। सो धीरे धीरे, क्योंकि भारत में भी अभी लेबर प्रॉब्लम बहुत है। आप रूरल एरिया में, आप जैसे अगर आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ज़्यादातर किसान 2 या 3 गायें क्यों रखते हैं अपने घर में, इससे ज़्यादा क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उनको लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा गाय अगर रख ली तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि 2 से 3 गायें वो अपनी फैमिली मेम्बर्स ही मैनेज कर लेते हैं। सो इसी कारण अब धीरे धीरे मैकेनाइजेशन आएगा डेयरी फार्मिंग में, और इसके कारण फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। सर मैं एक डेयरी फार्म पे गया था रिसेंटली, इधर ही लोकली, पहली बार। वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, आई थिंक 7-8 गाय होंगे,
बट जो आप बोल रहे हैं वो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट बहुत है कि वो बेटी वाइफ हस्बैंड बेटा सब मिलके वो गाय के साथ ही थे, गाय का दूध निकाल रहे थे, जी आपस में खेल रहे थे, दे वर वेरी हैप्पी, Yeah. मतलब एक अपनापन, दे वर मेकिंग गुड मनी फॉर अ डेयरी फार्मर ऑल्सो, ये मैं जानता था, उनसे डिस्कस किया। तो एक हमारे देश में काफ़ी, मैंने पहले भी बोला, एक अटैचमेंट और कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है। जी कुछ ऐसे किसान का उदाहरण दे सकते हैं जो बायोगैस का इस्तेमाल करके मतलब अच्छा कर रहे हैं, शायद तब लोग सुन के मोटिवेट हो, एंकरेज फील करें। ऐसे तो बहुत सारे किसान हैं जो बायोगैस का यूज़ करके बेनिफिट ले रहे हैं, बट एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि हमने लास्ट ईयर या लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था नागपुर में। सो नागपुर में एक फॉरेस्ट है, पेंच फॉरेस्ट करके है, काफ़ी बड़ा एरिया है और वहाँ पे टाइगर आते हैं। और उस फॉरेस्ट की पेरिफ्री में क्या है, बहुत सारे विलेजेस हैं। अच्छा। और पेरिफ्री में भी हैं, कुछ अंदर भी हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी हैं। और एक वन ऑफ द, जब हम लोग विज़िट किए थे तो फार्मर से जब हम मिल रहे थे तो उनसे हमने पूछा कि आप लोग बायोगैस क्यों लेना चाह रहे हो, क्या रीज़न है। तो उन्होंने बोला कि हमें एलपीजी बहुत महंगी पड़ती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन है लकड़ी लाना, और लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने से डरते हैं क्योंकि टाइगर आ सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है। ऐसा है। तो वो बड़े असमंजस में थे वहाँ के काफ़ी सारे किसान। तो जब उन्होंने देखा कि, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों के पास गायें तो थी ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला क्यों ना बायोगैस टेक्नोलॉजी लगा ली जाए, ताकि ना तो हमें एलपीजी पे स्पेंड करना पड़े और ना ही हमें जंगल जाना पड़े। तो ये हमने करीब 10 से 15 हज़ार घरों में बायोगैस प्लांट लगाए वहाँ पे नागपुर के पेंच फॉरेस्ट के अंदर। एंड काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ इससे। पता है, मैं इसको ऑनेस्टली उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, मैं कहता हूँ ये बहुत ही सिंपल साइंस है, मतलब, बट इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जिसके पास भी गाय है, दे कैन अडॉप्ट इट। ऐसा कोई रॉकेट साइंस, हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, ये मतलब नहीं कि आपको बहुत कुछ मेहनत करना है। वन टाइम सिस्टम आप लगा सकते हैं, फिर खुद से काम होता है। जी राइट। ऑपरेशन में कोई इसका मुश्किल होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार आपने सिस्टम लगा दिया तो इसमें कोई मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो हम फार्मर्स को ही ट्रेन कर देते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो इजीली इसको 10 साल 15 साल इसको चला सकते हैं। आपको क्या लगता है अगले कुछ स्टेप्स क्या होंगे हमारे एज अ कंट्री, एज अ फार्मर, हमें क्या लेना चाहिए ताकि बायोगैस का ये यूजेज बढ़े, ज़्यादा लोग इसको और यूज़ कर सकें? आई थिंक जब तक लोग वो नहीं समझेंगे, नेक्स्ट स्टेप उनको आइडिया नहीं मिलेगा। जी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एज अ नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग होना चाहिए। जो किसान सब्जी भी उगा रहा है, जी, गाय भी पाले, जी, सब्जी भी उगा रहा है, जैसे थोड़ी बहुत खेती कर रहा है ना। तो जब वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी तो आपके इनपुट्स घर से ही आ सकते हैं। सो गाय की जो गोबर है उससे जो स्लरी बन रही है बायोगैस की, उसी स्लरी से आपका फर्टिलाइज़र का इनपुट कम हो जा रहा है। ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड जो गाय को ग्रीन फॉडर चाहिए वो भी आपके खेत से आ रहा है। आपको बाहर से कैटल फीड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो आप अगर ये इंटीग्रेटेड वे में अगर फार्मर्स अडॉप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। मैं जो समझ रहा हूँ कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तो डिग्रेड हो रहा है, बट इसका स्कोप अभी बहुत है। जी, कि अगर ज़्यादातर किसान, जैसे आपने बोला 7 करोड़ किसान हैं, अगर वो सब ये प्रोसेस इंस्टॉल करना स्टार्ट करें तो काफ़ी हद तक हमारा जो डिपेंडेंसी है इनपुट्स पे, एलपीजी पे, फायरवुड पे, वो कम हो सकता है। जी, एंड कंपनीज़ को इसमें आना चाहिए। आई फील आप जो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हो उसका एक एनवायरनमेंट कॉस्ट हमेशा रहता है, एंड एज अ कंपनी इज़ योर ड्यूटी, आपके ये हक बनता है कि आप वापस कुछ एनवायरनमेंट की तरफ दो। जी, राइट। अगर आप, वो एक डेयरी फार्मर आपका जो पॉडकास्ट सुन रहा है, उसको आपको एक एडवाइस देना है, अपने एग्जाम्पल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सजेस्ट करना है, तो आप एक पॉइंट में वो क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें। अपना जो भी डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी आपकी जो हो रही है उसमें आपकी जितनी भी बिजली लग रही है या आपकी हीटिंग के लिए जो गैस लग रही है उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस करें। सोलर हो गया, बायोगैस हो गया। तो इससे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा थोड़ा, ठीक है, बट आपने एक बार इसको लगा लिया तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेविंग प्रोवाइड करेगा। पीयूष जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला मेरे लिए, एकदम ही ये अलग टॉपिक था, हट के,
एंड आई एम श्योर कि जो हमारे ऑडियंस हैं, किसान भाई, दे विल ऑल्सो पिक अप समथिंग. बट मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं और अगर आप डेयरी फार्मर हैं, आपके पास गाय है, तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें. इससे किसी एक आदमी का बेनिफिट नहीं है, सब लोग साथ सस्टेनेबल तरीके से काम करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बचेगा. एज सिंपल एज दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ज़रूर हम फिर से मिलेंगे. थैंक यू अभिनव.